हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग सीएस प्रोफेशनल वालों। आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कैसी हमारी फैमिली है अब? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? आई एम एज्यूमिंग की पढ़ाई कर रहे हो। अपनी तैयारी के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना कि कहाँ तक पढ़ाई पहुंची। क्या हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, ये भी मेरे को बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एनीवेज, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मॉड्यूल 2 का लास्ट पेपर है। मॉड्यूल 2 में आपका लास्ट पेपर यानी कि पेपर नंबर 6 है, जिसको आप प्यार से क्या कहते हो? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। और शॉर्ट फॉर्म में बच्चे प्यार से क्या बोलते हैं? सर आरसीडी। अब आरसीडी देखो, जिस बच्चे ने पढ़ा है, अभी थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया है और अब तो पेपर आ चुके हैं, तो जिस बच्चे को पढ़ना था उसने तो पढ़ लिया होगा। बट अगेन, अब मैं यहां पे किस फॉर्म में आया हूं, क्या कराने आया हूं, ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों को रिवीजन करनी है। अच्छा सर, अगर हमने पढ़ाई करी नहीं है और अब हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या ये सफिशिएंट रहेगा? देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, ज्यादा बड़ी बात बोलना आई थिंक गलत रहेगा, वो आपके साथ भी और आपकी तैयारी को लेके भी। बट अगर आप सिर्फ एक मॉड्यूल दे रहे हो, यानी कि मॉड्यूल नंबर 2 दे रहे हो, तो अभी भी जितना टाइम बचा हुआ है, कितने दिन बचे हैं आप लोगों के पास? 25 दिन बचे हुए हैं टोटल। 25 दिन अगर आप लोगों ने अपनी आत्मा लगा के पढ़ाई कर ली ना, तो मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं रोक सकता आपका ये मॉड्यूल रुकने से, मतलब क्लियर होने से। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिंसियरली, एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं, बाकी टीचर्स भी अपनी तरफ से लेक्चर्स, मैराथन्स वगैरह डाल रहे हैं, आप लोगों को अपना भला देखना है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना शक्कर डालोगे, मिठास उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? अब हम लोग आज देखो, बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने तैयारी शुरू करवा दी है। अब इस सब्जेक्ट की पहली वीडियो हम लोग आज डालने वाले हैं एंड कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 वीक से लेकर 10 डेज के अंदर मैं पूरा का पूरा कोर्स जितना हो सकता है एग्जामिनेशन क्लेम करने के लिए, उतना मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, समझना है उन चीजों को जो मैं समझा रहा हूं। और हां, हम लोगों के जो वीडियोस बनाने का पर्पस है, दैट इज ओनली जस्ट एग्जाम्स को क्लियर करना। समझना सिर्फ उतना जो एग्जाम्स के लिए रिटेन करने के लिए जरूरी है, मैं सिर्फ उतना समझाऊंगा। लॉजिक्स बताने में अभी नहीं बैठा हुआ हूं, अभी हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करेंगे। एग्जाम्स जैसे क्लियर हो जाएंगे तो यार मैं बताऊं, मेरा खुद मन करता है कि मैं डिटेल में आपको हर चीज का लॉजिक बताऊं, क्योंकि यार हम सिर्फ नाम के कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहते, हम काम के कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। अब आज की वीडियो देखो क्या है। आज की वीडियो में ना हम जो सब्जेक्ट करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट के लिए देखो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं इस बार सीएस प्रोफेशनल का और इस मॉड्यूल का, उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन लोगों के लिए तो भैया 9 चैप्टर्स ही हैं। बट जिन लोगों ने पिछली बार एग्जाम दे रखा है, उनको पता होगा कि लास्ट टाइम जो बुक थी उसमें 7 चैप्टर्स हुआ करते थे। और बच्चे अब घबरा रहे होंगे कि सर ये 2 चैप्टर्स नए आ गए क्या, हम लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इन लोगों ने क्या करा है, पहला जो चैप्टर था, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ये चैप्टर 1 का नाम हुआ करता था, उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। अब 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, इसलिए नंबर ऑफ चैप्टर 2 से बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक चैप्टर तो वो खुद है, ठीक है ना? और इस बार जो 3 हिस्से में तोड़ा है वो लॉजिकल भी है। लॉजिकल इसलिए क्योंकि उस चैप्टर में, एक चैप्टर कब बनता है, एक चैप्टर तब बनता है जब उससे रिलेटेड सारी चीजें एक चैप्टर के अंदर कंपाइल्ड हो रखी हो। बट वो 3 टॉपिक, तीनों अलग टॉपिक थे, लाइक उनमें रिलेशन काफी कम था, तो इसलिए वो सेपरेट चैप्टर ही अच्छे लगते थे। और पिछली बार जब वो एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर ऑल टुगेदर ही इतना बड़ा हो जाता था कि बच्चे का हौसला ही टूट जाता था पहले चैप्टर में। तो बल्कि ये अच्छी चीज हुई है कि आप लोगों के चैप्टर्स इस बार डिवाइड कर दिए गए हैं। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स और क्लास एक्शन सूट, ये तो प्यार है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास एक्शन सूट्स जब करेंगे तब करेंगे। अभी हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अपने शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के बारे में। आइए जरा देखते हैं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी एग्जैक्टली है क्या और इसमें क्या होता है। चलो मसला, आओ जी। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है। देखो डेमोक्रेसी क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डेमोक्रेसी सिंपली अगर आप बात करें बाय द पीपल, ये देखो, डेमोक्रेसी को जनरली कंपनीज एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है। डेमोक्रेसी की जनरल डेफिनेशन है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि रूल किनका? आम जनता, लोगों का। जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लोगों का रूल, बाय द पीपल, लोगों द्वारा रूल, है ना, फॉर द पीपल, अपने खुद के लिए रूल। यानी कि रूल ऑफ द पीपल, लोग रूल हो रहे हैं, लोग रूल कर रहे हैं, लोगों के लिए रूल कर रहे हैं। हिंदी बात समझ आ रही है? मतलब जो भी है करता धरता हम लोग खुद हैं, यानी कि हम लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं तो अपने भले के लिए चुनते हैं,
भाई कोई भी अपने मतलब विपरीत स्थिति के लिए, अपनी बुराई के लिए कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चुनेगा? हम लोग किस लिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों के इंटरेस्ट हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर रही है, हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी सत्ता में और वो हम लोगों के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे। बट अगेन सपने कहां ही पूरे होते हैं, ठीक है ना? बट स्टिल एटलीस्ट हम लोगों को एक अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग चूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, ये तो हो गई बात हमारी डेमोक्रेसी की। अब कॉन्टेक्स्ट क्या आ गया है? हम लोग डेमोक्रेसी, अब सिविक्स पढ़ने तो बैठे नहीं है भाई, हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस थोड़ी ना है टॉपिक। हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, और कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होने के जो चांसेस होते हैं उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स को यहां पे कवर कर रहे हैं। तो जी पहला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या होती है? शेयर होल्डर, कंपनी, कोई भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है भाई, आप लोगों को पता है जब कंपनीज की बात करते हैं तो उसका सबसे मेन स्टेक होल्डर कौन है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस बंदे का होता है? वो होता है जी शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा, शेयर होल्डर जिसको हम प्यार से कभी कभी मेंबर भी बोल देते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक शेयर होल्डर या मेंबर वो क्या करता है? कंपनी का ओनर होता है, ठीक है ना? कई सारे हो सकते हैं शेयर होल्डर, बट आप एक बात बताओ मुझे, क्या शेयर होल्डर खुद उस कंपनी को चलाता है क्या? नहीं, वो खुद नहीं चलाता। वो क्या करता है? कंपनी को चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों को सेलेक्ट कर लेता है। पढ़े लिखे या काबिल लोग जो होते हैं, जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं या की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि डायरेक्टली कौन सेलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? शेयर होल्डर्स। तो अब शेयर होल्डर डिसाइड करता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, बट वो कंपनी का जो फ्यूचर है उसके लिए जिस प्रोफेशनल को सिलेक्ट करता है वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब देखो, डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी मेजॉरिटी होगी उसकी जीत होगी। उस चक्कर में, मेजॉरिटी की जीत के चक्कर में कभी कभी माइनॉरिटीज भी बेवकूफ बन जाती हैं। अब उस केस में कि मेजॉरिटी की वजह से अगर माइनॉरिटी को कोई तकलीफ हो रही है तो कैसे माइनॉरिटी के पास क्या कोई सॉल्यूशंस हैं? क्या माइनॉरिटी को इंसाफ मिलेगा? वो सारी की सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से क्विक रीड देते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। हर वो चीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जरूरी नहीं है आप उसको याद करें। मैंने अगेन बताया, याद करने की चीजें लिमिटेड है, आपको चीजें समझ जरूर लो, ताकि जब आप एग्जाम्स में फ्रेम करोगे आंसर्स तो आपको वो कीवर्ड्स याद आएंगे बार बार कि अरे हाँ, सर ने एक स्टोरी समझाई थी, सर ने ये चीजें इस तरीके से बताई थी, सर ने इस बात को बार बार रिपीट किया था, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी और एग्जाम्स में अच्छा आंसर लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए जरा, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। In that context, shareholders democracy means rule of shareholder। जब शेयर होल्डर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं तो अब पीपल की जगह शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। रूल ऑफ शेयर होल्डर, बाय शेयर होल्डर, फॉर शेयर होल्डर इन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। और जब बात कॉर्पोरेट की आती है, यार देखो कॉर्पोरेट यहां पे रिस्ट्रिक्टेड है अभी फिलहाल के लिए वर्ड कंपनीज से। कॉर्पोरेट के वैसे दो मतलब होते हैं, एक एलएलपी होता है और एक कंपनीज होते हैं, बट यहां पे हम लोग सिर्फ अभी कंपनीज की बात कर रहे हैं। टू विच शेयर होल्डर्स बिलोंग, प्रिसाइजली इट इज राइट टू स्पीक। यानी कि अब देखो, राइट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में इसका मतलब क्या है कि राइट टू स्पीक, हमारे पास बोलने का अधिकार है, कॉन्ग्रीगेट, इकट्ठा होने का अधिकार है, कम्युनिकेट करने का आधार है को शेयर होल्डर्स से कि भाई देखना यार हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, हम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर से डिस्कस कर सकता है। एंड टू लर्न अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी, और ये जानने के लिए कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो सही है या नहीं है, ये सारी की सारी बातें शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में कवर होती हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 पावर्स हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन टू सेगमेंट्स। अब ध्यान से देखो, पावर्स किस में डिवाइडेड है बेटा? दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहली क्या है? वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर इज शेयर होल्डर। देखो पावर दो लोगों के हाथों में है, और कहने वाली बात है दो लोगों के हाथों में है, एक ही शेयर होल्डर के हाथों में, क्योंकि शेयर होल्डर किसको सेलेक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। पर यहां पे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने माना है कि पावर दो जगह से डिवाइडेड है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक क्या है? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर पावर्स। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर का यूज कैसे करते हैं? थ्रू मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, देखो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं? डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं और उस रेजोल्यूशन को पूरी कंपनी में लागू किया जाता है। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी पावर को कहां एक्सरसाइज करते हैं? भैया शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें। और शेयर होल्डर्स की दो मीटिंग्स होती हैं, आप लोगों को पता है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। Through annual general meeting and extraordinary general meeting, although constitutionally all the acts relating to company can be performed in general meeting, most of the powers in regard thereto are delegated to the board of directors by virtue of constitutional document of the company।
कहने को तो ओनर कौन है, शेयर होल्डर है, एंड वो चाहे तो सारे के सारे डिसीजन क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग्स में ले सकते हैं। बट स्टिल भाई एक बात बताओ, एक कंपनी में अगर सारे डिसीजन कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सा सामान खरीदना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, अगर ये सारी चीजें जनरल मीटिंग्स के अंदर डिसाइड होने लग जाए तो बेटा शेयर होल्डर के पास और कोई अपना काम नहीं है क्या? ही इज मेयरली एन इन्वेस्टर, भाई उसका डे टू डे काम थोड़ी ना है। तो इसलिए वो काम किसको डेलीगेट कर दिया गया है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर दिया गया है, और पावर शेयर होल्डर्स के हाथ में ही रहे क्योंकि वो ओनर है। इस चीज के लिए पावर दी गई है उनको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग खुद चुनिए, ठीक है ना। और कंपनी की ये सारी चीजें कि कौन किसको सेलेक्ट करेगा, किस मीटिंग में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, वो सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आप कंपनी लॉ आपने पहली बार पढ़ी थी। फिर उसके बाद इट इज वाइडली एक्लेम्ड दैट फैक्ट दैट एनी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। हर कोई जानता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, बट इन फैक्ट दे आर सेल्डम able to exercise any ownership right except to sometimes cast vote at general meeting। बट जो ओनरशिप का राइट है वो खुद नहीं लगा पाते क्योंकि उन्होंने तो कुछ देवदूतों को सेलेक्ट किया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो उसको निभाते हैं। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके अपने डिसीजंस, अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। The members therefore are only passive investors rather than active participant। Passive मतलब डायरेक्टली कोई काम नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली सारी पावर यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इन द गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट प्रोसेस स्टिल देखो, स्टिल द डायरेक्टर्स एज पर लॉ आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स। अब डायरेक्टर्स को पावर दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो मन करे वो करें। डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। किसको? शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि उनका पैसा कहां यूज किया गया है, एटलीस्ट फॉर टू रीजंस, दो रीजंस के लिए एटलीस्ट। वन, द शेयर होल्डर आर डायरेक्टली कंसर्न विद द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। क्योंकि सबसे पहले शेयर होल्डर्स को क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई उनको फर्क पड़ता है कि जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, यानी कि शेयर होल्डर ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, वो कंपनी जा कहां नहीं इकोनॉमिक सेंस में, so as to feel sure about their safety of their investment। and secondly, और दूसरी चीज क्या है, recognized owners of the company to enforce their rights to control the company as and when the company enters into contractual relationship with third person, thereby incurring greater obligation। और जब आप किसी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हो किसी थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर डिसीजन बहुत बड़ा है और कंपनीज के शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है, उस केस में पावर हमने शेयर होल्डर्स को दे रखी है जनरल मीटिंग्स के अंदर, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। Thus, the shareholder democracy can play an important role in stimulating the board of directors, raising company's performance and ensuring the community at large takes a greater interest in the industrial progress। Recognizing supreme authority of shareholders, Companies Act has given authority to them to appoint directors at annual general meeting। यहां पे ये आई है मजेदार बात, ये है इंपॉर्टेंट। देखो, Companies Act, एक सेकेंड, Companies Act has given authority to appoint directors at the annual general meeting। किस लिए? कि तुम डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे, कंडक्ट करोगे और मैनेज करोगे बिजनेस एंड अफेयर ऑफ द कंपनी। कि डायरेक्टर सुनो, मैं तुम्हें अपॉइंट कर रही हूं, मेरी कंपनी की डायरेक्शन, कंट्रोल करना, कंडक्ट करना और मैनेज करना, जितना भी बिजनेस एंड अफेयर है वो तुम करोगे, और इसके बदले में तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, डायरेक्टर्स को फीस, सैलरी एंड ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, धीरे धीरे चैप्टर का बिल्डअप बना रहे हैं हम लोग। कंपनीज एक्ट में क्या बातें लिखी हैं अबाउट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अंडर सेक्शन 179 Companies Act 2013, जनरल पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और देखो यहां पे ये बात लिखी हुई है स्टेटमेंट की फॉर्म में, लर्न करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन, प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन का मतलब है कि देखो ये प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, जनरल पावर, बट एक्सेप्शन है कि मतलब इस केस में पावर नहीं है। प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू डू थिंग्स, उन चीजों को करने का, विच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी डन बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। जो चीजें दे रखी हैं एक्ट के अंदर कि ये चीजें तो सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर ही होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर किसी चीज के रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट में बात नहीं लिखी हुई है तो एमओए और एओए में अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसको फॉलो किया जाएगा। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो होगा, पर अगर एमओए और एओए में कोई स्ट्रिक्टर, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे हुए हैं तो उनको फॉलो किया जाएगा। एमओए ओवरराइड करेगा कंपनीज एक्ट को उस केस में। दस
Companies Act has tried to demarcate the area of control of directors as well as that of shareholders. Demarcate मतलब होता है differentiate करना, separate कर देना. Basically, all the business to be transacted at the meeting of shareholder is by means of ordinary resolution or a special resolution. आप लोगों को एक बात बचपन से पता होगी कि जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है कि मोर देन 50% या हाफ, एक ही बात है. यहां पे क्या होता है, मोर देन 75%, या फिर हम क्या बात बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है ना. सम ऑफ द बिजनेस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए. ऑल्दो ये चीजें एग्जीक्यूटिव में ज्यादा कवर होती है, यहां पे पूछने के चांसेस कम है, बट अगेन अगर पूछ लिया तो आप मना नहीं कर सकते हो कि सर हमको नहीं आता, क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्टेड है एक प्रोफेशनल के बच्चे से कि उसको पता होंगी. कुछ बिजनेस जो कि ट्रांजैक्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, मतलब बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं. कौन सा डिसीजन, ऑल्ट्रेशन करना है एमओए या एओए का. भाई फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के हैं एमओए और एओए, उनको ऑल्टर करना है. अरे डायरेक्टर्स तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई भाई कि तुम कर दोगे, ये शेयर होल्डर्स करेंगे, जो ओनर्स हैं वो लोग करेंगे. कंपनी को अगर इशू करनी है कोई शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स नहीं लेंगे डिसीजन, शेयर होल्डर्स लेंगे. टू ट्रांसफर सम पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू रिजर्व कैपिटल, अगर अनकॉल्ड कैपिटल से रिजर्व कैपिटल में कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. और हम रिजर्व कैपिटल में कोई अमाउंट कब ट्रांसफर करते हैं, हम बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स हम अभी आपसे पैसे नहीं मंगवाएंगे, हम आपसे तब पैसे मंगवाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी और पैसों की कमी होगी. उस केस में अगर आपको रिड्यूस करना है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, देखो कौन से पॉइंट आप लर्न कर सकते हो, पहला, दूसरा, चौथा. अगर आप शिफ्ट कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस को कंपनी के आउटसाइड द स्टेट, स्टेट यानी कि लेट सपोज हरियाणा में आपका गुड़गांव के अंदर क्या है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, गुड़गांव से अगर फरीदाबाद हरियाणा की दूसरी जगह में अगर शिफ्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप पंजाब में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी. टू डिसाइड अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस टू कीप द स्टैट्यूटरी बुक्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन मे बी केप्ट, यानी कि ऑल्दो जितनी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहनी चाहिए, बट अगर आप चाहते हो डायरेक्टर्स, अगर आप चाहते हो कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे उनको रखना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है ना. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on paid up amount of share capital for defraying the expenses of construction when plant cannot be commissioned for a longer period. इस पॉइंट को काट दो, समझाने में एक तो टाइम लगेगा, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा, और एग्जाम्स के लिए आप लर्न तो वैसे ही नहीं कर पाओगे. वो चीजें करो ना जो ऑब्वियस है आपके लिए एग्जाम में. ये पॉइंट हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट हो जाएगा, अगर अपॉइंट करना ऑडिटर को, कितना ईजी, टू अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इसी सब्जेक्ट के अंदर आप आगे पढ़ोगे कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कर सकते हो कंपनी के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आपको अलाउ करनी है तो वो शेयर होल्डर कर सकते हैं, ना कि शेयर डायरेक्टर्स कर सकते हैं. और ये बाकी आगे ट्रांजैक्शंस हैं, आप इनको खुद से रीड मारेंगे. मैं कहूंगा एनी 8 ट्रांजैक्शन को आप लर्न कर लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो, बिल्कुल गले में बैठा लो कि जब आपसे कोई पूछे और आपको आते हो. फिर उसके बाद देखो, इन व्यू ऑफ द राइट्स कन्फर्ड ऑन शेयर होल्डर्स टू बी एक्सरसाइज एट जनरल मीटिंग, जो भी ऊपर 18 राइट्स की बात की गई है कि जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज किए जाएंगी. द एक्ट कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द डायरेक्टर्स टू सेंड नोटिसेज फॉर कन्वीनिंग जनरल मीटिंग. अब एक्ट क्या कहता है, डायरेक्टर्स को उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, एक ऑब्लिगेशन दे रखी है कि तुम नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग शुरू करवाने के लिए. वो जो 21 दिन का क्लियर नोटिस है, याद है सेक्शन 100 वाली जो लाइन थी, 101, 100, वो सारी की सारी. और else the meeting shall be declared to be void as all proceeding transaction thereat. अगर कोई डायरेक्टर शानापंती करने की कोशिश कर रहा है कि वो कह रहा है कि अरे मैंने शेयर होल्डर मीटिंग रखवाई तो थी बट कोई शेयर होल्डर आया नहीं क्योंकि हम लोगों ने नोटिस नहीं भेजा, अरे मार पड़ेगी तुम्हें, डायरेक्टर सजा मिलेगी तुम्हें. तो उस केस में जो भी जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा उस केस में कोई भी डिसीजन मान्य नहीं होगा. डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, उसके बाद जाके ही वो मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, अनलेस इट इज अ वॉइड मीटिंग. फिर apart from the rights which are vested in the shareholders to be exercised in relation to the conduct of the business of the company, directors of the company have certain obligation towards the shareholder. कौन से obligations है, देखो obligations of directors, चलो देखिएगा क्या है, क्या मतलब obligation of directors किसके towards shareholders.
utmost care, skill in managing the affair of the company or else be liable for damages। कि भाई तमीज से ऐसे समझो कि आपका अपना खुद का बिजनेस है, इस तरीके से काम करो। ये नहीं कि जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना जो अपने मालिक की गाड़ी चलाते हैं और भाई ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं कहीं उड़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मालिक की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर डायरेक्टर्स तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम किसी का पैसा अगर यूज कर रहे हो तो तुम अकाउंटेबल हो उस बंदे को। तुम ऐसे यूज करो कि अटमोस्ट केयर, अच्छे तरीके से स्किल लगा के यूज करो, ये नहीं कि तुक्का मारो। फिड्यूशियरी ड्यूटीज है, यानी कि भरोसे की ड्यूटीज है टू एक्ट बोनाफाइड, भले की नियत से आपको एक्ट करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नॉट टू एक्सरसाइज पावर्स फॉर कोलेटरल बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन मत ले लेना। खुद का बेनिफिट यानी कि तुम्हें फीस मिल रही है, तुम्हें इतनी मोटी सैलरी मिल रही है, तुम्हें और क्या बेनिफिट चाहिए, है ना। नॉट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द पोजीशन एज अ डायरेक्टर, तुम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हो और तुम बीच में कोई कमीशन खा रहे हो कंपनीज के इंटरेस्ट को दांव पे लगा के, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। फिर देखो अगर आगे एक स्टोरी है भाई, इसको मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा। डिस्पाइट द पावरफुल वेपन हैंडेड ओवर थ्रू दिस शेयर होल्डर। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर शेयर होल्डर के पास ही सारी पावर है, डायरेक्टर तो बेचारा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शेयर होल्डर पे, द शेयर होल्डर हैव नॉट बीन एबल टू यूज देम एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस रिमेन डेड प्रोविजंस। भाई मेरी बात समझो, इतनी सारी ताकतें होने के बाद, जैसे आप लोगों के पास कितने सारे रिसोर्सेज है बेटा, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास माहौल है, आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबरों से पास नहीं होते हो तो वो तो सब चीजें बेकार जा रही है ना। वैसे शेयर होल्डर्स को इतनी पावर देने के बाद कंपनीज एक्ट कह रहा है, ए नादान बालक, तू अभी क्या कर रहा है, मेरे बनाए हुए सारे प्रोविजंस को तूने डेड कर दिया। And have not been used by the shareholders as potential weapons to correct any wrongful act on the part of directors or to give them any directions। यानी कि डायरेक्टर्स को वो रोल दे ही नहीं पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। Consequently, the board of directors of a large number of companies are elected only by a few shareholders। अब आप ये बात तो जानते हैं कि शेयर होल्डर्स तो भाई लाखों होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। अब जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो सारे शेयर होल्डर्स थोड़ी ना पहुंच जाते हैं, सारे शेयर होल्डर्स थोड़ी ना पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग के अंदर। सिर्फ जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनका ज्यादा इंटरेस्ट टिका हुआ है इस पे। और वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से शेयर डायरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद who attend the annual general meeting and those who can muster sufficient number of proxies and can demonstrate their voting power। यानी कि अगर कोई बड़ा शेयर होल्डर खुद नहीं पहुंच पाया तो वो जितना चाहे उतने प्रॉक्सीज को भी अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज इज एन एक्सेप्शन, बट इस केस में गवर्नमेंट कंपनी एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और देखो इसको रूल कौन करता है, ऑल द डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट की कंपनी है, जिस स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, उस स्टेट का या तो गवर्नर करेगा या फिर अगर लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स को। Hence, theoretically, it can perhaps be said that shareholders democracy is absolute in such companies। तो shareholder democracy सिर्फ और सिर्फ कहां पे है भाई, जो आपकी कंपनीज ये वाली हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनमें है, बाकी कंपनीज में नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग राइट्स का, बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। In other companies, however, the shareholder democracy is dependent upon the voting power of shareholders and also to a great extent on the availability of members attending the general meeting either by themselves or through their proxies। This again depends on the proximity of registered office of the company। यह सबसे ज्यादा डिपेंड किस चीज पे करता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कहां है। अब मैं यहां पे फरीदाबाद में रहता हूं, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरी कंपनी जो है वो मुंबई की है। आपको लगता है क्या, अब मेरे पास अगर 2 लाख रुपए के शेयर हैं, आपको वाकई में लगता है कि मैं यहां से मुंबई जाऊंगा टाइम वाइम लगा के अपना काम छोड़कर और वहां पे एक मीटिंग अटेंड करूंगा? यार मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है, अब मेरे पास शेयर होल्डिंग इतनी कम है कि मेरे शायद वोट की वैल्यू उतनी काउंट भी नहीं होगी। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, वोट करने ही नहीं चाहते हैं। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद this apart from this most of the shareholder do not have enough time to spare from their busy schedules। नहीं है भाई मेरे पास टाइम, मैं कैसे जाऊं मीटिंग के अंदर, to concern themselves with the affairs of the company in which they have invested। Besides, they are not always educated enough and experienced enough to be conversant with the working of the joint stock companies। और कई बात तो ये है कि मेरे पास टाइम भी है, मैं मुंबई में भी रहता हूं, बट भाई अपने को नॉलेज ही नहीं है, क्या है जनरल मीटिंग, क्या है भाई मर्जर, क्या है अमलगमेशन, क्या है एक्वायर करना, मुझे नहीं पता। तो भैया जो बड़े शेयर होल्डर सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे होंगे, मैं तो वोट नहीं कर रहा। Although the concept of shareholder democracy has been enshrined in the Companies Act, yet because of aforementioned deficiencies and flaws in the general body of shareholders as a whole, it is not reflected in the constitution of board of directors of companies in India।
आई थिंक आपको ये बातें आराम से समझ आ गई होंगी। इस पेज को प्लीज बाय हार्ट अच्छे तरीके से, मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बार बार रीड मारना, बार बार रीड मारना इस तरीके से कि लर्न करने की नियत से रीड करना, नॉट आपको रट्टा मारना इस चीज का। और यहां से ना आप खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स, डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी की बुराइयां, लिमिटेशंस क्या हैं उसके अंदर, हमारे करंट एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट असली, मेजॉरिटी की पावर और माइनॉरिटी के राइट्स। देखो मेजॉरिटी होती है पावर। अब देखो पावर जिसके पास होता है वो कभी राइट मांगने नहीं जाता। भाई एक बात सिंपल सी बताओ, जो बंदा पावरफुल है वो क्या अपने राइट्स क्लेम करने जाएगा कि मुझे हक दिला दो? नहीं। जो उस मेजॉरिटी के पास जो पावर है उसकी वजह से जो ऑप्रेस हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो जाता है कि मेरे भी तो कुछ राइट्स हैं, अरे कोर्ट मेरी बात भी तो सुन लो, वो लोग राइट्स क्लेम करते हैं। बात समझ आ रही है? अब कंपनी, अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसकी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किससे फंक्शन करता है? थ्रू इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको कौन चलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि हर वो काम जो कंपनी खुद करती उसके बिहाफ पे कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? मेजॉरिटी के। यानी कि देखो मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी कौन होते हैं? ऑफ कोर्स जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। मेजॉरिटी अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर किनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस के इशारे पे कौन काम करती है? कंपनी काम करती है। टू द वेलफेयर ऑफ द कंपनी एज अ होल, इट इज देयरफॉर a cardinal rule of company law that prima facie a majority of members of a company are entitled to exercise the powers of the company and generally to control the affairs। यानी कि यह बात तो मानने में कोई दो राय नहीं है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर नहीं चला रहे हैं, वो कौन चला रहे हैं? मेजॉरिटी शेयर होल्डर चला रहे हैं। क्यों? कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास पावर है अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है रन करना अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ कंपनी एज अ होल। कहने वाली बात है, बट वो किसके फेवर में काम करेंगे? मेजॉरिटी के फेवर में। द बेसिक प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज दैट द विल ऑफ मेजॉरिटी प्रिवेल्स, मेजॉरिटी इज सुप्रीम। और सब जानते हैं कि मेजॉरिटी की विल चल रही होती है, प्रिवेल मतलब जो उस टाइम पे चल रही है, और मेजॉरिटी सुप्रीम, सबसे सर्वोपरि है मेजॉरिटी। अगर आप आज हमारी कंट्री में हाल देखें तो यार देखो अगेन, हर कोई नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो पार्टी है बीजेपी शायद सबको नहीं पसंद करते होंगे, हर कोई नहीं पसंद करता है, ठीक है ना। लेफ्टिस्ट एक सेगमेंट हर कंट्री के अंदर रहता है जहां पे भी डेमोक्रेसी है। वो लोग कौन है? अब देखो उनके पसंद करने या ना पसंद करने से मोदी जी चले तो जाएंगे नहीं। अब लोगों ने उन्हें 5 साल के लिए सेलेक्ट किया है तो अगले इलेक्शन तक तो वही रहने वाले हैं। तो इस केस में क्या है? मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी। अब जो भी मोदी जी डिसीजन लेंगे वो चलेंगे यहां पे, डिस्पाइट की मिनॉरिटीज क्या सोचते हैं। वो अगेन कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं अपने हक मांगने, जैसे यहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर जाएंगे अभी कोर्ट के पास, बट फिर भी जो चलेगी प्राइमरी वो किसकी चलेगी? मेजॉरिटी की चलेगी। Except the power vested in the board of directors, the overall powers of controlling matters relating to the company lies with the shareholder, which are exercised in general meeting of a company. Usually, general rule is that decision of majority shareholder in a company binds the minority. ये लाइन नहीं है, सोना है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? जनरल रूल इज दैट डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो बाइंड कर देता है मिनॉरिटी। बाइंड करना मतलब जो भी मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है मिनॉरिटी को चाहे या ना चाहे वो मानना ही पड़ता है। देयरफॉर इट इज द ओनली मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु कैन कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए मेजॉरिटी ही क्या करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। और मेजॉरिटी इज इन अ पोजीशन वेयर दे आर कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंपनी। वो कनेक्टेड है हर पार्ट ऑफ अ कंपनी को। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। They maintain their rights without considering the interest of minority, which creates sullen effect. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं मालिक मेजॉरिटी आप हो, मेरे जो हो, मैं आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मिनॉरिटी क्या सोचता है मेरे बारे में, क्योंकि सेलेक्ट करने वाला कौन है? मेजॉरिटी है, तो मिनॉरिटी के बारे में क्यों सोचेगा? बात समझ आ रही है? दे मिसयूज देयर पावर्स, ये मिसयूज करते हैं क्या? अपनी पावर्स को टू एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ मिनॉरिटी। भाई अगेन अब उसे पावर मिल गई है तो वो क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा दबा के। किसको? मिनॉरिटीज को। In such a case, a proper balance of rights of majority and minority of shareholders is essential for the smooth functioning of a company. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब minorities यहां पे बेटा हर्ट हो जाते हैं, और minorities के लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हर लॉ के अंदर। तो यहां पे अगर आपको कंपनी को भली भांति चलाना है, मनमानी करके नहीं चलाना है, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि ये ना हो कि मिनॉरिटी हर छोटी चीज में उंगली भी करे, पर ये भी ना हो कि मेजॉरिटी मिनॉरिटी को कुछ समझे ही ना, उनको बिल्कुल ऐसा समझ ले कि तुम तो शेयर होल्डर हो ही नहीं हमारे।
इन सच अ केस, अब आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में ये चीज पढ़ के आए होंगे, ऐसे केस में ऑपरेशन ऑफ मिनॉरिटी और मिसमैनेजमेंट बाय मेजॉरिटी कैन अकर वेयर इट हैज सम रेमेडियल एक्शन। ऑपरेशन मतलब एक तरीके से दबाव, किस पे? मिनॉरिटी पे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है मेजॉरिटी द्वारा। ऑपरेशन ऑफ मिनॉरिटी और मिसमैनेजमेंट बाय मेजॉरिटी, क्या मतलब है कि ऑपरेशन हो रहा है किसके ऊपर? मिनॉरिटीज पे। क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट कर रहा है कौन? मेजॉरिटी। अरे यार ये कहां चला गया? सॉरी कहां गया? तो दूसरा चैप्टर आ गया। अब जरा देखो, कुछ बातें लिखी हुई हैं। अर्स्ट वाइल Companies Act 1956 as well as Companies Act 2013 has laid down certain provisions, कुछ हैं which restrict unbridled supreme majority, कि बेटा मेजॉरिटी तुम हो, सुप्रीम हो, बट अभी ऊपर तुम्हारे हम हैं, अभी हम जिंदा हैं, and confer rights on minority to apply to NCLT और सेंट्रल गवर्नमेंट in case of operation और mismanagement। यानी कि कुछ केसेस हैं जिसमें मिनॉरिटी किसके पास जा सकती है? देखो मिनॉरिटी किसके पास जाएगी? ये देखो, मिनॉरिटी जा सकती है एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जब उसे लगे कि भाई कंपनी के अंदर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट चल रहा है। ऑपरेशन किस पे? मिनॉरिटीज पे। किस वजह से? मेजॉरिटी क्या कर रही है? मिसमैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every member of a company, हर member of a company which is limited by shares holding any equity share, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, जिसके पास कोई भी शेयर है किसी भी मेंबर के पास, shall have a right to vote in respect of such capital on every resolution placed before the company। अगर किसी बंदे के पास एक शेयर भी है ना किसी कंपनी का, वो वोट कर सकता है, उसे किसी के पिताजी नहीं रोक सकते हैं। मेंबर के राइट टू वोट इज रिकॉग्नाइज्ड एज राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द शेयर होल्डर मे एक्सरसाइज इट एज ही थिंक्स फिट अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड इंटरेस्ट। और जैसे आपके घर में हक है, तो आप क्या करते हो? अपने घर में रहते हो, उसमें तोड़ा फोड़ी जो मन करे आप वो कर सकते हो। वैसे ही एक कंपनी के अगर किसी शेयर को किसी बंदे ने खरीद रखा है, तो उस पर्टिकुलर शेयर के पोर्शन के लिए उसको वोट करने का हक है, जिसको वो चाहे जैसे चाहे वैसे वोट कर सकता है। A special resolution, for instance, requires a majority of 3/4 of those voting at the meeting, and therefore, where the act or articles require special resolution for any purpose, a 3/4 majority is necessary and a simple majority is not enough। और again, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कि सिर्फ मेजॉरिटी जरूरी नहीं है कि 50% से ज्यादा अगर जिसने वोट कर दिया जिस रेजोल्यूशन के लिए, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। कुछ एसेंशियल मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको 75% यानी कि 3/4 से भी ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो उस केस में आप 3/4 को भी चूज कर सकते हो। ये कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट में भी है, एज वेल एज आप अपने आर्टिकल्स में भी ऐड कर सकते हो। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स passed at a duly convened and held general meeting upon any question with which the company is legally competent to deal is binding upon the minority and consequently upon the company। ये बात है मजेदार, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन, देखो तोड़ के पढ़ो, कोई भी रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास किया है किसी भी मीटिंग में जो ड्यूली तमीज से कन्वीन हुई है, हेल्ड जनरल मीटिंग अपॉन एनी क्वेश्चन, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, with which company is legally competent to deal, जिसमें कंपनी लीगली कॉम्पिटेंट है डील करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो बात लिखी है, is binding upon the minority, minority चाहे या ना चाहे उसके ऊपर भी लागू होगी, और मतलब consequently upon the company। और कंपनी कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो पूरी कंपनी पे लागू हो रही है। और ये बात कहां लिखी है? केस लॉ याद कर लेना, नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और बीटी। फिर thus the majority of members enjoy the supreme authority to exercise the powers of company and generally to control the affairs। आप देख रहे होंगे एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप क्या करना, जो की पॉइंट्स हैं, जो की बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, और आप जिस भी क्वेश्चन हो उसमें देखना उस पॉइंट को आप कहां पे फिक्स कर सकते हो। ये आपके आंसर को खूबसूरत बनाने में पूरी मदद करेगा। बट दिस इज सब्जेक्ट टू टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। फर्स्टली, the powers of majority of members is subject to the provisions of company's memorandum and articles of association। मतलब अब देखो यहां पे बात आती है कि मेजॉरिटी उछलो बेटा, खूब उछलो, एक लिमिट तक उछलने का मौका दूंगा, क्योंकि इसमें दो लिमिटेशंस भी हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। क्या है वो लिमिटेशन? कि जो पावर है मेजॉरिटी की इस सब्जेक्ट टू यानी कि कंडीशन है,
अगर वो कंडीशन पूरी होगी तभी वो पावर तुम्हारी अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। और वो कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो बातें लिखी हैं आप उससे ऊपर अल्ट्रा वायर्स नहीं कर सकते हो। अब ये चीजें देखो मैं यहां पे बता के खत्म नहीं करना चाहता हूं, आगे एक सेपरेट टॉपिक है और डिटेल में वहां पे पढ़ना है हम लोगों को। मतलब कंपनीज के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें लिखी हैं, अगर आप उस चीज के तहत सब्जेक्ट टू सारी चीजें कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी मेजॉरिटी हो, सुप्रीम पावर है आपके पास। बट अगेन अगर आप उसके बियॉन्ड अगर जाते हो तो आप वो पावर अप्लाई नहीं कर पाओगे। इन दैट केस a company cannot legally authorize or ratify any act which belong being outside the ambit of memorandum। यानी कि अगर कोई एक्शन कंपनी ने ऐसा लिया है जो कि मेमोरेंडम के परे लिखा हुआ है, यानी कि बियॉन्ड मेमोरेंडम है, तो उस केस में मेजॉरिटी उस चीज को रेटिफाई नहीं कर सकती है। मेजॉरिटी ये नहीं कह सकती कि हाँ हाँ ठीक है हमने बोल दिया ना ये चीज पास हो गई है, आप नहीं कर सकते हो। और ये बात कहां पे लिखी है? एक क्लासिक केस लॉ है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। ये केस लॉ तो बेटा याद कर लो, अगेन वही शब्द कंठस्थ कर लो इसको। Also where the articles authorize the directors to deal with any matters except those which are outside the scope of the authority of directors। वही बात रिपीट हो रही है और ये पॉइंट यहां पे मत करो। देखो ये पॉइंट यहां पे मत करना क्योंकि आगे एक्सेप्शंस में पूरा का पूरा यही रिपीट होगा। अब जरा आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर, अभी तक जो हम बकवास पढ़ रहे थे बकवास नहीं, आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट वो भी है, बट वो सिर्फ बेस फॉर्म कर रहा था इस टॉपिक के लिए। यानी कि इस टॉपिक में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सोचो कभी कभी कुछ केस लॉज इतने क्लासिक केस लॉज हो जाते हैं जो पूरा का पूरा एक लॉ में एक जगह बना लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल यानी कि एक तरीके से क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, उसूल बोलते हैं क्या, कुछ एक हिंदी शब्द होता है प्रिंसिपल का, जो भी है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब होता है हस्तक्षेप करना, उंगली करना। आप उंगली नहीं करेंगे, इस चीज का प्रिंसिपल किस रूल में लिखा हुआ है? फॉस वर्सेस हार्बोटल। अगेन एक केस लॉ है जिसमें एक प्रिंसिपल ही बन गया फॉस वर्सेस हार्बोटल से। जरा देखिएगा पहले वो केस लॉ क्या था, यहां पे समझिए। इन फॉस वर्सेस हार्बोटल दो शेयर होल्डर्स थे, एक का नाम क्या था? फॉस, और दूसरे का नाम क्या था? टर्टन। एक थे फॉस, दूसरे कौन थे? टर्टन। वो एक्शन लेके आ गए ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ एंड ऑल अदर शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द डायरेक्टर्स एंड सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी। इन दो लोगों ने, देखो फॉस था और टर्टन था, इन लोगों ने बाकी शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर क्या करा? डायरेक्टर्स पे केस कर दिया अगेंस्ट द डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर यानी कि वकील, जो भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट केस कर दिया। क्या उन्होंने केस में एलिज किया, मतलब क्या आरोप लगाया? दैट बाय देयर कंसर्टेड एंड इलीगल ट्रांजैक्शन, कि ये जो डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स हैं उनकी इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से दे हैड कॉज्ड द कंपनीज प्रॉपर्टी टू बी लॉस्ट टू द कंपनी। यानी कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, यानी कि डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स ने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करी थी जिसकी वजह से कंपनी को हैवी लॉस हुआ है। इट वॉज ऑल्सो एलिज्ड, उन्होंने एक और बात बोली, दैट देयर वॉज नो क्वालिफाइड बोर्ड, और कंपनी के अंदर कोई क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं थे। कह रहे ये कैसे हो सकता है? फिर फॉस और टर्टन ने क्लेम किया डैमेजेस टू बी पेड बाय द डिफेंडेंट्स टू द कंपनी। बाय द डिफेंडेंट्स टू द कंपनी, डिफेंडेंट्स का मतलब क्या है भाई? डिफेंडेंट्स का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और टू द कंपनी यानी कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स, जिसमें फॉस और टर्टन भी एक पार्ट है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स के गलत डिसीजन की वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ है, इस लॉस के लिए डैमेजेस पे करेंगे कौन? डायरेक्टर्स, क्योंकि हम लोगों को नुकसान हुआ है। अब कोर्ट ने क्या बोला? इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द एक्शन कुड नॉट बी ब्रॉट बाय द मिनॉरिटी शेयर होल्डर although there was nothing to prevent the company itself acting through the majority of its shareholder bringing action. The wrong done to the company was not which could be ratified by the majority of members. The company, that is the majority, is the proper plaintiff for wrong done to the company. So the majority of members are competent to decide whether to commence proceedings against the directors. The reason for rule were nicely stated by Mellish LJ in McDougall versus Gardiner. अब मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा ठीक है जी, कोर्ट ने सुना, अब मैं जज हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा सुनो यार, फॉस और टर्टन और बाकी शेयर होल्डर्स जो मिनॉरिटीज हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग केस कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स पे, ठीक है, इन लोगों ने गलत किया है, मैं मानता हूं, बट एक बात बताओ, आप लोग तो मिनॉरिटीज हो ना, इन लोगों को अपॉइंट किसने किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर्स को? ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स करते हैं, और शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। कंपनी का मतलब ही है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो भी बड़े डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स।
तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स केस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है कंपनी में, तो कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन वो केस कर सकती है किसके ऊपर? फॉस और टर्टन के ऊपर। यानी कि केस तो किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स, बट माइनॉरिटीज नहीं कर पाएंगे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स केस करेंगे। बात समझ आ रही है? ये फॉस वर्सेस हार्बोटल केस ये क्लासिक केस है। अब जरा समझिएगा, केस लॉ में इतने अच्छे से मे भी आपको समझ ना आया हो, बट अब इसे डिटेल में आगे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जरा देखिएगा, अटेंशन पूरी बना के रखनी है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ कंपनी लॉ इज दैट एवरी मेंबर होल्ड्स इक्वल राइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द सेम क्लास। अगर आपके पास कोई लाइक स्पेशल क्लास के अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो, तो इन दैट केस अगर आपका दूसरा शेयर होल्डर, मतलब जैसे जो शेयर आपने खरीद रखा है, जो इक्विटी शेयर, जिस क्लास का इक्विटी शेयर आपने खरीदा हुआ है और किसी और बंदे ने भी खरीद रखा है, तो आप दोनों इक्वल हो कंपनी की नजरों में। The scale of rights of members on the same class must be held evenly for smooth functioning of the company। सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए अगर कंपनी को स्मूथली फंक्शन करना है तो। In case of difference amongst the members, अगर कोई डिफरेंस आ जाता है मेंबर्स के बीच में, मतलब कोई बंदा किसी चीज के लिए हां भर रहा है पर वही उसी चीज के लिए कोई दूसरा बंदा ना कर रहा है, द इशू इज डिसाइडेड बाय अ वोट ऑफ द मेजॉरिटी, देन इस दैट केस में क्या होगा? सिंपल, मेजॉरिटी चूज करेगी। भाई मोदी जी को पूरे देश ने थोड़ी ना चुना है, मेजॉरिटी ने चुना है ना। कितने लोग हैं, मैं अपने पड़ोसियों को जानता हूं भाई साहब, वो परेशान है, वो मोदी जी की बुराई करके उन्हें सुकून मिलता है। उन लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था, तो क्या मोदी जी नहीं आए? मोदी जी आए क्योंकि किस चीज की जरूरत थी? मेजॉरिटी की जरूरत थी। Since the majority of members are in advantageous position, since the majority of members are in advantageous position to run the company according to their command, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, the minorities of shareholders are often oppressed। पर majority की इस मनमानी की वजह से minorities क्या हो जाते हैं? oppressed हो जाते हैं। The company law provides for adequate protection of minority shareholders। कंपनी लॉ कहता है कोई बात नहीं मिनॉरिटी, टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए। व्हेन देयर राइट्स आर ट्रैम्पल्ड बाय द मेजॉरिटी, जब भी तुम्हारे राइट्स को मेजॉरिटी कुचलेगा तो मैं मसीहा बन के आऊंगी। बट द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटी इज नॉट जनरली अवेलेबल व्हेन द मेजॉरिटी डज एनीथिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है जो कि अल्ट्रा वायर्स नहीं है, अल्ट्रा वायर्स ना होने का मतलब जो भी मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी हैं उसको दिमाग में रखते हुए मेजॉरिटी ने अगर कोई डिसीजन लिया है, उस पावर को ओवरलैप नहीं किया है, तो बेटा मिनॉरिटी को उस केस में राइट नहीं मिल पाएगा। यानी कि मेजॉरिटी का राइट बना रहेगा, जो मेजॉरिटी सुप्रीम है कब तक? जब तक एमओए और एओए को फॉलो किया जा रहा है। अगर उसके अल्ट्रा वायर्स हो रहे हैं तो मिनॉरिटी राइट क्लेम कर सकता है। द कोर्ट will not usually intervene at the instance of shareholders in matter of internal administration। internal administration का मतलब है अपने घर की बात। भाई कंपनी और उसके शेयर होल्डर, एक मिनॉरिटी एक मेजॉरिटी, तुम्हारे अपने बीच की बात है, भाई अपने में सुलटा लो। कोर्ट कह रहा है मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, बट हाँ कोर्ट ने एक बात बोल दी कि कंपनी लॉ में साफ बात लिखी हुई है कि भैया मेजॉरिटी का रूल चलता है। अगर तमीज से काम चल रहा है और मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी। And will not interfere with the management of the company by its directors so long as they are acting within the powers conferred on them under the articles of the company। और डायरेक्टर्स को तब तक कुछ कहा ही नहीं जाएगा जब तक वो आर्टिकल्स में जो भी उनको पावर दी गई है और उस पावर के तहत अगर वो लोग काम कर रहे हैं। तो तुम मिनॉरिटी कौन होते हो उनको मना करने वाले? अरे तुम्हारी मिनॉरिटी बोला ही किस लिए जाता है? क्योंकि तुम मेजॉरिटी हो नहीं, क्योंकि सारी पावर मेजॉरिटी के पास होती है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल्स आर द प्रोटेक्टिव शील्ड। अब ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स आर द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर साहब बोलता है एक बात कि सर मैंने डिसीजन लिया, कोर्ट मैंने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन जो मैंने लिया है ये आर्टिकल और एमओए दोनों में परमिटेड है और इस चीज में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारा अपने का मामला है और इसलिए मिनॉरिटी क्या कर सकता है? अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकता। हु कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कैरिंग आउट देयर ऑब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। द बेसिक प्रिंसिपल of non-interference with the internal management of a company by the court is laid down and celebrated in Foss versus Harbottle। इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्यों बोला जाता है? नॉन इंटरफेरेंस कौन करेगा? कौन इंटरफेरेंस नहीं करेगा? जो कोर्ट है। मतलब कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा वहां पे जहां पे इंटरनल मैनेजमेंट इन्वॉल्वड है। बात समझ आ गई? क्या हो गया, मैं तुतला रहा हूं बहुत ज्यादा। तो बस इसमें ये वाली चीज थी। देन उसके बाद फिर अब ना ये वाली चीज आप प्लीज, ये जो केस लॉ है आप लोग खुद रीड मारेंगे, प्लीज आप ये लोग खुद रीड मारेंगे, रीड जरूर मारना, छोड़ना नहीं। और केस लॉ इनके तो नाम याद करो बेटा,
फॉस वर्सेस हार्टबोडल, एशबरी वाला, ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए यार। बेसिक, मैं नहीं कह रहा हर केस लॉ याद करो, पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीपल केस लॉज है, हंड्रेड्स ऑफ केस लॉज है, बट जो मेन केस लॉज है ना, जो क्लासिक केसेस है, वो आपको याद होने जरूरी है। अब जरा सुनिए, जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल। अब जब फॉस वर्सेस हार्बोटल में नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि कोर्ट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, इस चीज के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या दी गई है वो जरा देखिए। अब जस्टिफिकेशन देनी जरूरी है ना, कि कोर्ट बताएगा तो सही माइनॉरिटी को कि भाई देखो मैं इसलिए तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि, अब वो क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है। जस्टिफिकेशन फॉर द रूल laid down in Foss versus Harbottle is that will of majority prevails, कि भैया देखो पहली बात यह है कि मेजॉरिटी जो चाहेगी वही चलेगा। ऑन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जब भी तुम कंपनी के मेंबर बने थे, मिनॉरिटी से बात कर रहा है कौन? कोर्ट बात कर रहा है, कोर्ट का जज, कि देखो जब तुम मेंबर बने थे कंपनी के, अ शेयर होल्डर एग्रीज टू सबमिट टू द विल ऑफ द मेजॉरिटी। आप जब लेट सपोज आप कंपनी के शेयर होल्डर बने थे, आपको उस टाइम पता था ना आप मिनॉरिटी हो? उसने कहा हाँ। और आपको यह बात भी पता थी ना कि मेजॉरिटी की चलती है? उसने कहा हाँ। तो कह रहा अब क्या दिक्कत है? द रूल रियली प्रिजर्व्स द राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड हाउ द कंपनीज अफेयर शैल बी कंडक्टेड। और कोर्ट ने कहा कि देखो हम हर चीज के लिए, अगर मिनॉरिटी तुम्हारे राइट सुनने लग गए ना तो कंपनी फंक्शन कैसे करेगी? अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और बीच में मिनॉरिटीज ने, मेजॉरिटी ने तो पास कर दिया और मिनॉरिटी में से कोई एक बंदा आया कह रहा है मैं नहीं होने दूंगा इस चीज को, तो इस हिसाब से तो चीजें हो ही नहीं पाएंगी। भैया हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बट अब यार अगर किसी एक बंदे को कोई चीज नेगेटिव लग रही है, इस वजह से वो काम ही रुक जाए, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इफ एनी रॉन्ग इज डन टू द कंपनी, इट इज ओनली द कंपनी इटसेल्फ। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो कंपनी खुद केस कर सकती है उस चीज के लिए, और कंपनी केस कर रही है इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी केस कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ही चलाती है कंपनी को। इट इज ओनली द कंपनी इटसेल्फ एक्टिंग एज इट मस्ट ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स मेजॉरिटी दैट कैन सीक टू रिड्रेस एंड नॉट एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। और आप अकेले एज ए इंडिविजुअल शेयर होल्डर या मिनॉरिटी आओगे और आप सोचोगे कि आपको राइट मिल जाएगा, सॉरी ब्रो, आपको राइट नहीं मिल सकता। मोर ओवर अ कंपनी इज अ पर्सन एट लॉ, द एक्शन इज वेस्टेड इन इट। कंपनी को खुद को एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा मिला हुआ है और वो जो चाहती है वो खुद कर सकती है। आप मसीहा मत बनो, ये बात मिनॉरिटी से की जा रही है। एंड इट कैन नॉट बी ब्रॉट बाय अ सिंगल शेयर होल्डर। Where there is a corporate body capable of filing a suit for itself to cover property either from its directors or from officers from any other person, then that corporate body is the proper plaintiff. Plaintiff मतलब है केस करने वाला, जो केस करता है उसे plaintiff कहते हैं। And the only proper plaintiff, बस बात खत्म। ये कहां लिखा हुआ है? ग्रे वर्सेस लिविस में। अब जरा सुनिएगा, यहां पे अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें आगे हैं अभी, इसके लिए थोड़ा सा सब्र करिए। कितना चैप्टर बचा है? ज्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ है यार, दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में खत्म कर देंगे अपन, ठीक है ना। आइए, क्या एडवांटेजेस हैं इस रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी। यहां पे कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मिनॉरिटी ये नहीं बोल सकता कि कंपनी के भैया कंपनी का ओनर हूं मैं और मैं करूंगा केस ना। कंपनी खुद एक एंटिटी है, वो कर लेगी केस, उसके रेजोल्यूशन पास होंगे। रेजोल्यूशन पास करने वाला कौन है कंपनी में? मेजॉरिटी है, वो डिसाइड कर लेंगे, आप बीच में इंटरफेयर ना करें। इफ अ कंपनी हैज सफर्ड सम इंजरी, अगर किसी कंपनी को कोई नुकसान हुआ है एंड नॉट द इंडिविजुअल मेंबर, और माइनॉरिटी आपको पर्सनली नहीं हुआ है अगर नुकसान, इट इज द कंपनी इटसेल्फ दैट शुड सीक टू रिड्रेस। तो कंपनी अपना इलाज ढूंढने आएगी, ना कि आप आएंगे। नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड। और यार अगेन, आप ये बात मानिए ना मानिए, देखो आइडियोलॉजी का खेल है। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी अच्छे हैं या मोदी जी बुरे हैं। देश में एक सेगमेंट है जो मोदी जी के लिए जान लुटाता है, बहुत पसंद करता है, और देश में एक सेगमेंट है जो मोदी जी या उनकी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जिन्हें लेफ्टिस्ट प्यार से कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर देखो मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये प्योरली किस चीज पर निर्भर करता है कि भैया मोर देन 50% वोट मोदी जी को मिले या नहीं मिले हैं। जैसे ही 51% वोट मोदी जी को मिल गए हैं, उसके बाद 49% वालों, तुम चाहो या ना चाहो, अब की बार मोदी सरकार। बात समझ आई है? अच्छा, मैं मेरी बातों से ऐसा साउंड तो नहीं कर रहा हूं कि मैं मोदी भक्त, ऐसा नहीं है भाई। अगेन लॉजिकल चलते हैं, हर किसी में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हैं, सेम केस विद मोदी जी एज वेल, ठीक है ना। तो प्लीज यहां पे पॉलिटिकल कुछ भी लोचा नहीं करेंगे। कमेंट्स में आप ये सब मत बोलना यार सर आप ये वाला एग्जांपल क्यों ले रहे हो। अपन टीचर हैं, समझाने के लिए हर एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना।
नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड। अब मेजोरिटी यार इस हिसाब से तो अगर एक बंदे ने मना कर दिया तो मोदी जी क्या कोई और पार्टी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि भैया एक बंदे के मना करने से अगर मेजोरिटी की पावर ही फेल हो जाएगी तो फायदा क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है मेजोरिटी। द प्रिंसिपल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल preserves the right of majority to decide how the affairs of the company shall be conducted. It is fair that the wishes of the majority should prevail. फिर दूसरा, multiplicity of futile suits avoided. फ्यूटाइल मतलब बेबुनियाद जो आरोप लगते हैं, उनकी जो मल्टीपल आरोप लगते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। इफ एवरी इंडिविजुअल मेंबर वर परमिटेड टू सू एनीवन, अगर हर माइनॉरिटी को, हर मेंबर को अलाउ कर दिया जाए कि तुम सूट कर सकते हो, जिसको भी कोई इंजरी हुई है, who has injured the company through a breach of duty, there could be as many suits as there are shareholders. Then इतने सूट हो जाएंगे जितने शेयर होल्डर्स हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स वुड नेवर सीज, लीगल प्रोसीडिंग्स कभी बंद ही नहीं होगी। वैसे इतने सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, अब तुम और पेंडिंग करवा दो, ठीक है ना। लिटिगेशन एट सूट ऑफ अ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। अब देखो ये लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल इसको आप अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। इफ द इरेगुलरिटी कंप्लेन्ड ऑफ इज वन, देखो इस लाइन का मतलब देखो कैसे है। इफ द इरेगुलरिटी कंप्लेन्ड ऑफ, यानी कि जिस इरेगुलरिटी की कंप्लेंट की गई है वो कुछ इस तरह की है, इज वन विच कैन बी सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय द मेजॉरिटी। अगर वो गलती या इरेगुलरिटी बाद में मेजॉरिटी द्वारा रेटिफाई की जा सकती है, रेटिफाई मतलब हां भर देनी चाहिए कि मेजॉरिटी कह रही है हमको कोई दिक्कत नहीं है। इट इज फ्यूटाइल टू हैव लिटिगेशन अबाउट इट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी। फ्यूटाइल यानी कि बेकार बात है, कोई जरूरत ही नहीं है। उस केस में अगर कोई चीज मेजॉरिटी पास कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है बाद में, तो माइनॉरिटी सॉरी आप मेहनत खराब कर रहे हो। क्यों? ऑटो का किराया देके, गाड़ी से पेट्रोल लगा के आप इतना कोर्ट तक आ रहे हो केस करने, कोई जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी बाद में पास कर देगा तब आपकी वैल्यू नहीं रहेगी कुछ। बात समझ आ गई है? बात खत्म। फिर बस उसके बाद यहां पे इतना ही है। अगेन मैं इसको कहूंगा लर्न नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। और सर ये एडवांटेजेस याद करने हैं, चारों के चारों पॉइंट, ऑल 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको, रट्टा मारना है, रट्टा। अब आ गई बात अगली, एंड मैं कह रहा हूं ये चैप्टर ही इस पॉइंट के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, मार्क्स कटवाने के लिए तैयार हो जाना अगर ये टॉपिक छोड़ दिया। एक्सेप्शंस टू द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल। फॉस वर्सेस हार्बोटल में किसको इंसाफ दिया गया था? मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन मतलब उल्टा, मतलब इस केस में मेजॉरिटी के पास राइट नहीं है, अब राइट आ गया है माइनॉरिटीज के पास। द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल इज नॉट एब्सोल्यूट बट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब है ये नहीं है कि यूनिवर्सल है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल नहीं लगता है। पाल्मर्स की कंपनी लॉ रिकॉग्नाइजेस द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इन फॉस वर्सेस हार्बोटल एज फॉलोज। अब वो क्या दे रखे हैं, आ जाओ यहां से, बीच में सिर्फ वो बातें लिखी हुई हैं यहां पे, ये सारी वो बातें हैं जो आगे रिपीट होंगी, तो हम रिपीटेड बातें पढ़ेंगे ना कि पहली वाली। सबसे पहले अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट है तो भैया मेजॉरिटी तुम उस केस में कुछ नहीं कर सकते हो, फिर माइनॉरिटी को उसका राइट मिले के ही रहेगा, मेजॉरिटी की वहां पे सुप्रीम पावर नहीं चलने वाली है। जरा देखिएगा अल्ट्रा वायर्स एक्ट कौन से होते हैं। अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब होता है कि जब भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो बातें लिखी हैं उसके बियॉन्ड जाकर अगर कोई अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब जितनी पावर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में दे रखी है अगर आप उससे ज्यादा पावर्स यूज कर रहे हो तो उस केस को हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट। और जो आपने एक्सेस पावर यूज करी है आप वो पावर क्लेम नहीं कर सकते हो। उस केस में तुम्हारी उस हरकत की वजह से अगर माइनॉरिटी को कोई नुकसान हुआ है तो बेटा माइनॉरिटी अपना हक मांग सकती है। वेयर द डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्ट शेयर होल्डर्स परफॉर्म एन इलीगल या अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अगर कोई इलीगल या अल्ट्रा वायर्स एक्ट परफॉर्म किया है, एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैज राइट टू ब्रिंग एन एक्शन। अब आ सकता है एक अकेला बंदा, अकेला माइनॉरिटी आके तुम पे एक्शन ले सकता है, और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू कंफर्म। और आप कंफर्म करने का मतलब क्या हुआ? कंफर्म करने का मतलब हुआ एक तरीके से रेटिफाई करने का। अरे तुम इलीगल, तुम इतने बड़े हो गए हो मेजॉरिटी कि तुम इलीगल या अल्ट्रा वायर्स एक्ट को रेटिफाई करोगे? ना बाबू ना, नहीं कर सकते हो तुम, है ना। इन सच अ केस अ शेयर होल्डर हैज अ राइट टू रिस्ट्रेन द कंपनी बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन ऑफ द कोर्ट फ्रॉम कैरिंग आउट अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अब इस केस में एक शेयर होल्डर, अकेले शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो रिस्ट्रेन यानी कि रोक सकता है कंपनी को किसी भी ऑर्डर को या किसी भी प्रोसीडिंग को पास होने में। इंजंक्शन मतलब होता है कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें वो रोक देता है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उस केस से रिलेटेड उसको तुरंत रोक देता है। लेट सपोज कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो वो वहीं पे काम रुक जाएगा अगर मेजॉरिटी की विश डिसाइड हुआ है। अल्ट्रा वायर्स
और केस लॉ सिर्फ याद कर लेना, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। और ये केस लॉ सिर्फ रीड मारना है, लर्न मत करना, सिर्फ रीड मारना। उसके बाद फ्रॉड ऑन मिनॉरिटी, अगर मिनॉरिटी के मेजॉरिटी ने मिलकर मिनॉरिटीज को पागल बनाने की कोशिश करी है, उनका फ्रॉड करने की कोशिश करी है, वेयर एन एक्ट डन बाय द मेजॉरिटी अमाउंट्स टू फ्रॉड ऑन द मिनॉरिटी, आपकी इंटेंशन ही थी फ्रॉड करने की, एन एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। दिस प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन एज एन एक्सेप्शन टू द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल इन अ नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस में है। देखो जैसे एक केस हम लोग यहां पे रीड मार लेते हैं, मेनियर वर्सेस हुपर टेलीग्राफ वर्क्स। इसमें क्या था, it was observed that it would be a shocking thing if the majority of shareholders are allowed to put something into their pockets at the expense of minority। यानी कि फ्रॉड, मिनॉरिटीज के साथ फ्रॉड करके उनके खोए हुए पैसों से आप अपनी जेब में उन पैसे को डाल रहे हो मेजॉरिटी, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। In this case, majority of members of a company A were also members of company B, and at a meeting of company A, they passed a resolution to comprise an action against company B in a manner alleged to be favorable to company B। यानी कि एक कंपनी A और कंपनी B में एक सेट ऑफ शेयर होल्डर्स था जो दोनों कंपनीज में शेयर होल्डर थे, और उन्होंने एक लेट सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरीके से जो कि कंपनी बी के फेवर में है बट अनफेवरेबल थी कंपनी ए के। अब क्योंकि देखो मैं अगर शेयर होल्डर दोनों कंपनीज में हूं और एक कंपनी को नुकसान हो रहा है और एक कंपनी को फायदा हो रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे लिए तो बैलेंस सिचुएशन है। बट मिनॉरिटी जो सिर्फ कंपनी ए के अंदर शेयर होल्डर है उसको तो नुकसान हो गया ना। अब इस केस में फ्रॉड हुआ है शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए के उनके साथ, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ला सकते हैं अगेंस्ट दी कंपनी इनडायरेक्टली मेजॉरिटी। फिर रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, गलत काम करने वाले अगर कंट्रोल के अंदर है, इफ द रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी द मिनॉरिटी शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव एक्शन फॉर फ्रॉड ऑन द मिनॉरिटी विल बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। यानी कि अगर रॉन्ग डूअर्स है कंट्रोल ऑफ द, मतलब कंपनी को कंट्रोल करने वाले कौन है, रॉन्ग डूअर्स है, तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर क्या कर सकती है, एक एक्शन ला सकती है फ्रॉड का अगेंस्ट दोज रॉन्ग डूअर्स और अपने हक के लिए लड़ाई कर सकती हैं। The reason for it is that if the minority shareholder are denied the right of action, अगर हमने इस केस में उनको right of action नहीं दिया, their grievances, उनकी जो मुसीबतें हैं in such case would never reach the court, कोर्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। For the wrongdoer themselves being in control will never allow the company to sue, और wrongdoers जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को वो तो कभी अलाउ ही नहीं करेंगे कंपनी को कि तुम मेरे ऊपर केस करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने कहा था ना कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी चलाते हैं और डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है, मेजॉरिटी। अब अगर डायरेक्टर्स रॉन्ग डूअर्स हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि वो कंपनी हमारे ऊपर केस कर दें। तो इस वजह से कोर्ट ने इस केस में मिनॉरिटी को राइट दे रखा है कि तुम भी एक्शन ला सकते हो अगेंस्ट दोज रॉन्ग डूअर पर्सन। ठीक है ना। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी बट इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर कोई रेजोल्यूशन था, कोई भी XYZ रेजोल्यूशन का नाम ले लेते हैं, उसमें आपको चाहिए थी स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 75%, मोर देन 3/4 बोल दो, मोर देन 3/4 चाहिए था, बट आपने उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, यानी कि आपने मोर देन हाफ में पास कर दिया। भाई ये तो गलत बात है ना, भाई गलत बात है ना। अ शेयर होल्डर कैन स्यू इफ एन एक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी, बट अगर आपने उसे पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है ना। सिंपल या रिजिड फॉर्मेलिटीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड इफ द मिनॉरिटी वांट्स टू गिव वैलिडिटी टू एन एक्ट व्हिच पर्पट्स टू इंपीड द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी। बस खत्म। इसके बाद पर्सनल एक्शंस, इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि एक इंडिविजुअल चाहे मिनॉरिटी शेयर होल्डर का जो इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट है वो तहस नहस नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा। ही इज एंटाइटल्ड, ही मतलब मिनॉरिटी या इंडिविजुअल शेयर होल्डर, टू ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस अपॉर्टनिंग टू हिज स्टेटस एज अ मेंबर। एक मेंबर चाहे वो मेजॉरिटी हो या मिनॉरिटी हो, उसको जो भी शेयर होल्डर एज अ शेयर होल्डर जितने राइट्स हैं वो सारे राइट्स किसको मिलेंगे, मिनॉरिटी वाले को भी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि डिविडेंड मेजॉरिटी वाले को तो मिल रहा है मिनॉरिटी वाले को नहीं मिल रहा, सबको देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वोट करने की पावर मेजॉरिटी के पास तो है, मिनॉरिटी के पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको देनी ही पड़ेगी। An individual shareholder can insist on the strict compliance with the legal rules and statutory provisions. फिर उसके बाद क्या है हमारा, 2 पॉइंट बचे हैं सिर्फ। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी के साथ खिलवाड़ करना, आपने ड्यूटी जो आपको करनी थी वो आपने तोड़ी। मिनॉरिटी शेयर होल्डर में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी वेयर ऑल्दो देयर इज नो फ्रॉड, ऑल्दो कोई फ्रॉड नहीं हुआ है,
कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है। देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंपनी, बट आपने क्या करा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि भरोसा, जो आपकी ड्यूटी थी डिलीजेंटली काम करने की कंपनी के फेवर में, आपने उस भरोसे को तोड़ा है। तो क्या कर सकते हैं मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, केस कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी और द रॉन्ग डूअर्स। अब देखो डैनियल्स वर्सेस डैनियल्स में क्या चीज थी, एक प्लेंटिफ था जो कंप्लेंट करने वाला था, हु वाज अ मिनॉरिटी शेयर होल्डर, ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो 2 डायरेक्टर्स पे उसने केस कर दिया, एंड द कंपनी इटसेल्फ, और कंपनी पे भी कर दिया। और कंपनी पे केस करने का मतलब है एक तरीके से मेजॉरिटी पे केस करना। इन देयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दे एलेज्ड, जो मिनॉरिटीज हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, दैट द कंपनी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डायरेक्टर्स, जो कंपनी थी 2 डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पे, हु वर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, और वो डायरेक्टर्स खुद मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, सोल्ड द कंपनीज लैंड टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स, कंपनी के लैंड को वन ऑफ द डायरेक्टर्स को बेच दी, कितने में, 4250 यूरोज में। एंड द डायरेक्टर्स न्यू आउट टू हैव नोन दैट सेल वाज एट अंडर वैल्यू, और डायरेक्टर्स को पता था कि जो हमने सेल करी है लैंड की 4250 यूरोज में, वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि हमने कम दाम में बेची है। 4 years after the sale, he sold the same land for 1,20,000। और भाई 4,250 की लैंड 4 साल बाद उसने आगे बेच दी, कितने में, 1,20,000 में। बताओ 4 साल के अंदर इतना प्राइस हाइक हो गया। द डायरेक्टर्स अप्लाइड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी डिसमिस्ड एज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब यहां पे डायरेक्टर्स लपेटे में आ चुके थे, ठीक है ना। लास्ट फिर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगेन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आप लोगों को बार बार बता दिया है कि कहीं पे अगर लगता है कोर्ट ऑफ लॉ को यार यहां पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर, देन इन दैट केस एक्सेप्शन है ये एक तरीके से फॉस वर्सेस हार्बोटल का, यानी कि जो रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है वो ब्रीच हो जाएगा, और इस बार कोर्ट इंटरफेयर करेगा इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। The minority shareholder are empowered to bring action with a view to preventing the majority from operation and mismanagement. These are the statutory rights of the minority shareholder and find detailed discussion later in the study. That's it. आप इसको आगे प्लीज रीड जरूर मारिएगा। जब मैं रीड करने के लिए बोलता हूं तो अगेन एग्जाम्पल बनाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, जब आंसर को थोड़ा बड़ा लिखना होता है। बट अगेन इनको तो बेटा आप प्लीज ये जो 7 पॉइंट्स हैं एक्सेप्शंस, उनको अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना, ठीक है ना। बस इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। हम लोगों ने कितनी जल्दी, कितना टाइम भी हमें शुरू किए हुए, 1 घंटा 1 मिनट हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। आई थिंक इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। इसके बाद अगेन चैप्टर नंबर 2 की बारी आएगी, उसको भी हम जल्दी से अच्छी रिवीजन करेंगे। प्लीज डू लेट मी नो कि ये कितनी बढ़िया आपकी रिवीजन, आपकी हेल्प हुई है इसमें। प्लीज थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। मोटिवेशन नहीं मिल रही, अभी सिंगल डिजिट में सब्सक्राइबर्स हैं एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से हेल्प करूं, बट अगेन रिटर्न में यार एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे गाइस। बाय।